द यूट्यूब चैनल स्टडी विद शेरी। आज हम करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सॉलिड मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करने से हमें आगे कितने ही टॉपिक में हेल्प मिलेगी। इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा किस पॉइंट पे कहां पर क्या हो रहा है। तो ठीक है, बनाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पे मैंने लिया स्ट्रेन, इधर ले लेता हूं स्ट्रेस। ठीक है, ये जो है हमारा पॉइंट स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन। स्ट्रेस हमें पता है क्या होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या है लेंथ ले लेते हैं। हम यहां पर क्या लेंगे, जो एग्जांपल लेंगे हम वो किसी वायर का एग्जांपल लेंगे या किसी स्प्रिंग का। तो उसमें मैं क्या ले लेता हूं, डेल्टा एल अपॉन एल। यही होगा ना चेंज इन डायमेंशन। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस हो गया और ये हमारा स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए, जब मैं किसी वायर पे या स्प्रिंग पे, किसी मेटेरियल पे, अच्छा ये जो मैं ग्राफ यहां प्लॉट करने वाला हूं, ये ग्राफ बेसिक ग्राफ होगा, बेसिक कर्व होगा। हर मटेरियल का अपना ग्राफ होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर मटेरियल का अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन मोस्टली जो मटेरियल्स होंगे उनका ग्राफ इसी के कहीं ना कहीं आसपास होगा। जो ग्राफ में प्लॉट करूंगा यही इसके आसपास ही होगा। हाँ, कुछ मटेरियल का ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट होता है, इससे बहुत अलग होता है। तो ये हमारा जो ग्राफ होगा ये बेसिक ग्राफ होगा। मोस्टली इसके आसपास ही जो अदर मटेरियल्स हैं, जिस भी मटेरियल का अगर हम किसी स्पेसिफिक मटेरियल का प्लॉट करें ग्राफ, तो इसके आसपास ही होगा। तो देखिए, अगर मैं किसी मटेरियल पे स्ट्रेस लगा रहा हूं, ठीक है, हुक्स लॉ लास्ट लेक्चर में हमने किया था। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सबसे पहले यही देखते हैं, मैंने किसी मटेरियल पे स्ट्रेस लगाया। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। कुछ बुक्स में ये जो यहां से मैंने स्ट्रेस लगाना शुरू किया, यहां हमारा जीरो स्ट्रेस है, स्ट्रेन भी जीरो होगा। जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस लग ही नहीं रहा तो स्ट्रेन भी जीरो होगा। तो अगर मैंने यहां से स्ट्रेस लगाना शुरू किया, कुछ बुक्स में ये 45 डिग्री पे होता है, लेकिन नहीं, हम जो प्लॉट कर रहे हैं वो 45 डिग्री पे नहीं, थोड़ा सा ये किसकी तरफ होता है, स्ट्रेस की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, स्ट्रेस की तरफ ज्यादा होता है। तो अगर मैं किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरीके से स्ट्रेस लगाता रहूं, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया। ठीक है, तो यहां तक क्या होगा, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा ओ है। ठीक है, सपोज कि ये मेरा पॉइंट ए है और यहां पर ओ है। यहां तक क्या हो रहा है, जब मैं अपनी बॉडी पे, अपने मटेरियल पे या वायर पे जब स्ट्रेस लगा रहा हूं, मैंने स्ट्रेस लगाया, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। जितना फोर्स लगा रहा हूं, जितना लोड में लगा रहा हूं, उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन ये कहां तक, ए पॉइंट तक होगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा कि मैं लगाए जा रहा हूं, स्ट्रेस लगाए जा रहा हूं और जितना स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना ही मेरा स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। हमेशा नहीं होगा, एक पॉइंट तक होगा। यहां तक ए पॉइंट तक हमारा क्या होगा, ए पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी हुक्स लॉ की लिमिट है, यहां से इसके बाद हुक्स लॉ काम नहीं करेगा। यहां के बाद हमारा कर्व कैसा होता है, इस तरह का। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, इसके बाद हमारा कर्व होगा, ये बनेगा लगभग। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट हो गया और यहां पर हमने सपोज करो डी ले लिया और ये पॉइंट हमारा ई हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब ए पॉइंट तक तो हमारा क्या था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब स्ट्रेस क्या हुआ,
इसके अकॉर्डिंग हमने किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन आया, लेकिन छोड़ दिया। जब स्ट्रेस रिमूव किया तो वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ गया। स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन आया, छोड़ दिया, वापस से अपनी पोजीशन ले ली। तो ए पॉइंट तक तो बिल्कुल हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, फोर्स जितना लगाया उतना ही लोड बढ़ा। लेकिन ए पॉइंट से बी तक क्या होगा, यहां पर हुक्स लॉ वर्क नहीं करेगा। एक लिमिट होती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि सिर्फ एक लिमिट तक ही जो हुक्स लॉ है वो वर्क करेगा, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। लेकिन अब ए से पॉइंट बी तक क्या होगा, स्ट्रेस थोड़ा सा लगाया, स्ट्रेन ज्यादा। देखिए स्ट्रेन थोड़ा सा, स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेस थोड़ा सा और स्ट्रेन ज्यादा आ गया, कम स्ट्रेस स्ट्रेन ज्यादा। लेकिन बी पॉइंट तक भी क्या होगा, अब मैंने ए पॉइंट तक लगाया स्ट्रेस, स्ट्रेन आया, स्ट्रेस लगा, स्ट्रेन आया। बी पॉइंट के बाद जब मैं थोड़ा सा स्ट्रेस लगाऊंगा स्ट्रेन ज्यादा आएगा, स्ट्रेस थोड़ा सा लगाया, स्ट्रेन ज्यादा आया। लेकिन जब मैं बी पॉइंट तक भी जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने छोड़ा तो वो वापस से अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा। लेकिन ये कब तक होगा, सिर्फ बी पॉइंट तक। ओ से बी तक क्या होगा, जब मैं मटेरियल को खींच रहा हूं, स्ट्रेस लगा रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं, और फोर्स हटाने के बाद, लोड हटाने के बाद वो वापस से अपनी पोजीशन रिगेन कर रहा है, वो होगा मेरा बी पॉइंट तक। इसलिए बी पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, या इस बी पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है। अब अगर मैं ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देखूं तो वो होगा मेरा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी वो स्ट्रेस कि अगर किसी बॉडी पे मैं ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस लग रहा है उस स्ट्रेस की वैल्यू इतना स्ट्रेस लगाऊं तो मेरा स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, यानी हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन बी पॉइंट तक, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, अगर मैं किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाऊं, बी पॉइंट के पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उस मैग्नीट्यूड का मैं लोड लगाऊं तो क्या होगा, जो मेरा मटेरियल है और फोर्स हटाने के बाद वो अपनी पोजीशन वापस रिगेन कर लेगा। ठीक। ओ से बी तक हमारा क्या है, इलास्टिसिटी। ओ से बी तक ये हमारी प्रॉपर्टी जो है इलास्टिसिटी वर्क करेगी। फोर्स हटाने के बाद, लोड हटाने के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा। लेकिन अब क्या होगा, पॉइंट बी के बाद, पॉइंट बी के बाद क्या हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, दिख रहा है, स्ट्रेन आ रहा, स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन, थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है। लेकिन अब यहां पर एक चीज और क्या हुई, इलास्टिसिटी खत्म हो गई। यानी अब ये किसमें चेंज हो गया, प्लास्टिसिटी में। यील्ड पॉइंट को हम ये इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की वो तो खत्म हो जाती है और प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है। यानी अब अगर बी पॉइंट पे जो मेरा स्ट्रेस लग रहा है, इस बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो लग रहा है उससे ज्यादा अगर मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं तो क्या होगा, मटेरियल छोड़ने पे वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा। जैसे मैंने स्ट्रेस लगाया, इसकी स्ट्रेच इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया, लेंथ बढ़ी इसकी। अब मैं बी पॉइंट के बाद जितना स्ट्रेस लगाया, अब मैं स्ट्रेस हटा देता हूं, लोड हटाया, वो थोड़ा सा वापस तो आएगा लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा। जैसे मैंने किसी वायर ली, मैंने एक वायर ली, उसको मैंने स्ट्रेच किया, उस पर लोड लगाया, खींचा। अब जब मैं उसको छोड़ रहा हूं तो मुझे तो ये बी पॉइंट तक तो यही हो रहा है, मैंने छोड़ा वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया। बी पॉइंट के बाद जब मैंने स्ट्रेस लगाया, ज्यादा स्ट्रेस लगाया बी पॉइंट से, यानी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जब मैंने लोड लगाया, इसको खींचा मैंने, छोड़ा तो ये वापस तो आया लेकिन पूरा वापस नहीं आया जहां इसको आना चाहिए था। जो इसकी ओरिजिनल शेप थी, ओरिजिनल इसकी लेंथ थी, वहां नहीं आया, उससे पहले ही रुक गया। यानी इसमें क्या हुआ, प्लास्टिसिटी आ गई। अब ये अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा। बी पॉइंट के बाद ये होगा, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक हमारा क्या है, बी से डी तक होती है प्लास्टिसिटी। बी से डी तक जो भी मैं स्ट्रेस लगाऊंगा वहां पर क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन सॉरी। बी पॉइंट के बाद जब मैंने स्ट्रेस लगाया तो बॉडी में क्या हुआ, परमानेंट स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया एक। अब वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा।
तो बी से डी तक हो गया हमारा प्लास्टिसिटी। पॉइंट आता है डी, डी पॉइंट क्या है, इसके बाद ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, जो हमारा कर्व है वो नीचे की तरफ क्यों जा रहा है। बी पॉइंट होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस। डी पॉइंट मतलब यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, किसी भी बॉडी को आप स्ट्रेच कर रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं तो वो टूटेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी एक लिमिट होगी कि आप बस इतना ही स्ट्रेच कर सकते हो इसको, इसके बाद स्ट्रेच कर ही नहीं सकते। हर मटेरियल की एक लिमिट होती है कि ज्यादा से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ए मटेरियल कैन बियर, वो वैल्यू डी पॉइंट जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, वो पॉइंट है कि जहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू एक मटेरियल झेल सकता है कि ठीक है इलास्टिसिटी तो खत्म हो गई, अब बी पॉइंट में हमारी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, लेकिन डी पॉइंट तक भी स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, एक लिमिट होगी जहां पर वो फेल हो जाएगा कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। अब जैसे आप घर में आपको कोई काम बताया, ठीक है, या स्कूल से आपको वर्क दिया टीचर ने, अब क्या हो रहा है, अगर मैं यही एग्जांपल लूं एक स्टूडेंट और टीचर का, कि टीचर ने आपको वर्क दिया, आपने करा उसको, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनली स्ट्रेन के, आपको थोड़ा सा काम दिया, आपने कर लिया, दिया कर लिया, दिया कर लिया, अब आप करते करते समझदार हो गए, ठीक है, कि ठीक है जो टीचर ने बोला मैं कर लूं। अब आपकी जो एबिलिटी है वर्क करने की वो बढ़ गई, टीचर ने थोड़ा सा काम दिया, आपने उसको ज्यादा किया, मतलब होमवर्क दिया आपने वो तो कर लिया, एडवांस भी पढ़ लिया थोड़ा सा कि चलो मैं नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ लेता हूं, तो इसी तरह स्ट्रेस थोड़ा सा लगाया, स्ट्रेन ज्यादा आया। अब क्या हुआ, जब टीचर ने आपको काम थोड़ा सा दिया, आप करते जा रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा सा काम बताया आप ज्यादा कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई काम करने की, आपकी एबिलिटी बढ़ गई, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई आपकी, आप वर्क कर रहे हो। लेकिन अब टीचर जब स्ट्रेस दिए जा रहे हैं टीचर, अब ये भी करना है आपको, ये भी करना है आपको, असाइनमेंट बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, आपको होमवर्क करना है, लर्निंग वर्क करना है, तो आपकी एक लिमिट तो होगी, उस लिमिट के बाद आप छोड़ देंगे कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा पढ़ाई, इतना काम कौन कराता है। तो वो पॉइंट है हमारा डी पॉइंट, कि ठीक है यहां तक तो चल रहा है, टीचर है कोई बात नहीं, पीड भी दिया, वर्क भी दे दिया, असाइनमेंट प्रोजेक्ट सब दे दिया, ठीक है किया, लेकिन डी पॉइंट पे क्या हुआ, आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, अब आप कर ही नहीं सकते काम, आपने हाथ खड़े कर दिया, जी इसके बाद मैं काम करूंगा ही नहीं। वो पॉइंट है हमारा डी पॉइंट, कि यानी किसी मटेरियल पे इतना स्ट्रेस कि वो झेल ही नहीं सकता, मैं इसके बाद होगा ही नहीं मुझसे, स्ट्रेन आएगा ही नहीं मुझसे, यानी आउटपुट, अगर आपको टीचर ने वर्क दिया, आप जी आउटपुट मुझसे आएगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता वर्क, वो पॉइंट है हमारा डी पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके बाद आप जो मटेरियल है वो स्ट्रेस लेगा ही नहीं। उसके बाद ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, बी से डी तक जो है हमारा प्लास्टिसिटी हो गई, कि ठीक है स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी खत्म हो गई, वापस अपनी पोजीशन रिगेन नहीं कर रहा। डी के बाद क्या हो रहा है, आपने स्ट्रेस हटा दिया, अब जब आपने काम छोड़ दिया, ठीक है, आपने टीचर ने काम बताया आपको, आपने करना छोड़ दिया, टीचर ने भी काम बताना बंद कर दिया, ठीक है, जब आपको करना ही नहीं, फेल होना है तो हो जाना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब आपने वर्क करना बंद कर दिया, या किसी, अब मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं, मटेरियल पे आपने स्ट्रेस लगाना बंद कर दिया, आपने वो देखा होगा जो एक अक्सर गलियों में आते हैं साइकिल पे, वो एक कैंडी टाइप होती है, वो रबर टाइप, उससे कुछ बना कर देते हैं, कि साइकिल बना कर देते हैं खाने के लिए 5-10 रुपए में, और कुछ बर्ड्स बना देते हैं। तो जब वो उसको खींचते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या करिएगा, जब आपके गली में या आए तो आप देखिएगा, जब वो खींचते हैं तो एक पॉइंट पे वो लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो उसकी लेंथ है वो फिर भी बढ़ती है। अब क्या हुआ, अल्टीमेट पॉइंट वो है कि आपको स्ट्रेस इतना लगा दिया, इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये टूटे गई। अब क्या हुआ, टीचर ने आपको इतना स्ट्रेस दे दिया कि आपकी एबिलिटी खत्म, आप कर ही नहीं सकते अब काम। तो अब क्या हुआ, अब आप तो लाइफ बर्बाद होनी है, फेल ही होना है ना। जब आपने वर्क करना बंद कर दिया, एग्जाम्स के लिए पढ़ना बंद कर दिया, या आपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब करना बंद कर दिया, तो फेल होना है। वही मटेरियल के साथ है, इतना स्ट्रेस लगा दिया कि अब उसने स्ट्रेन लाना बंद कर दिया, अब वो क्या होगा, फेल होगा। यानी जब आपने मैगी देखिए,
मैगी जब खाते हैं तो आपने उसको स्ट्रेच किया हो, थोड़ी देर स्ट्रेच हो रही है, उसके बाद वो लिक्विड की तरह टूट जाती है। आपने लोड हटा दिया लेकिन फिर भी खींची जा रही है और लास्ट में जाकर टूट गई। बी से डी तक जो है हमारा, ये वही वाला पॉइंट है, ये वही रीजन है कि क्या हो रहा है, आपने स्ट्रेस हटा दिया लेकिन स्ट्रेन फिर भी आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है और लिक्विड की तरह आगे जाकर ई पॉइंट पे टूट जाएगा। ई पॉइंट को हम कहते हैं हमारा रप्चर पॉइंट। अब टीचर वाला एग्जांपल लें, स्ट्रेस इतना लगाया, अब आपने सब कुछ करना बंद कर दिया, ठीक है, अब आप सोचा ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अब आप पीछे जाओगे ही नहीं। अब डी पॉइंट पे अगर किसी मटेरियल पे इतना स्ट्रेस लगा दोगे आप कि उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी तो आपने खत्म कर दी बी पॉइंट पे ही, डी पॉइंट पे आने के बाद प्लास्टिसिटी भी खत्म कर दी, तो अब तो वो टूटना ही है। इसी तरह स्टूडेंट इतना स्ट्रेस लगा दिया कि उसने काम ही करना बंद कर दिया, अब तो फेल होना ही है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, फेल ही होगा। तो ई पॉइंट है हमारा रप्चर पॉइंट, स्टूडेंट के लिए फेलियर पॉइंट। यहां पे आने के बाद अब तो फेल हो गया, एग्जाम, ई से एग्जाम, ठीक है, एग्जाम आए फेल हो गए, क्यों हो गए, इतना स्ट्रेस लगा दिया था टीचर ने कि हमने किया ही नहीं फिर। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब अगर मैं किसी बी से डी रीजन में कोई एक पॉइंट ले लूं, अपना सी ले लिया मैंने, अब मैं देखूं कि यहां पर जो मेरा स्ट्रेस है वो कितना आ रहा है, स्ट्रेन जो है मेरा स्ट्रेस, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है मैंने वो स्ट्रेस लगाया यहां किसी मटेरियल पे, सी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लगाया, तो अब वो क्या हो रहा है, जीरो पे नहीं जाएगा, ओ पे नहीं जाएगा वो, क्योंकि अगर ओ पर आ गया तो वापस वो यानी इलास्टिक लिमिट पर आ गया अपनी, सॉरी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी में आ गया वो तो अपनी। अगर मैंने स्ट्रेस लगाया सी के करस्पॉन्डिंग और अगर वो ओ पर आ जाए, जीरो पे आ जाए, तो यानी वो तो अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी में आ गया, स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन भी जीरो। अब क्या होगा, स्ट्रेस तो जीरो हो गया, यहां पर देखिए स्ट्रेस तो जीरो हो गया, अगर वाई एक्सिस पे देखें तो स्ट्रेस तो जीरो हो गया, लेकिन एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया, ओ डैश जो है हमारा परमानेंट स्ट्रेन आ गया सी पॉइंट पे। जो बी से डी तक होता है ये होता है मेरा प्लास्टिक रीजन, और ओ से बी तक, ओ से ए तक नहीं, ए तक तो हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, लेकिन अगर ओ से बी तक देखें तो ये हमारा इलास्टिक रीजन, इलास्टिसिटी तो वर्क कर रही है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन तो नहीं रहा यहां, लेकिन इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है हमारी मटेरियल की वो तो वर्क कर रही है ओ से बी तक। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।